हेलो स्टूडेंट्स, आईआर स्पेक्ट्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम सममित तनन और इस तरह के बंकन वगैरह इनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सममित तनन वह तनन कहलाता है जिसमें बंध दूरियां एक साथ ही बढ़ें और एक साथ ही कम हों। जैसे ये CH2 ग्रुप की देखिए, इसमें एक एक्सट्रीम तो यह है जिसमें दोनों CH बंध एक साथ बढ़े हैं और एक एक्सट्रीम ये है जिसमें CH बंध दोनों एक साथ कम हुए हैं, तो ये सिमेट्रिक स्ट्रेच कहा जाएगा। असममित तनन में इसका जस्ट उल्टा होता है। इसमें एक बंध लंबाई बढ़ती है तो दूसरी घट जाती है। जैसे ये आपकी ये आपका CH2 समूह था जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो देखिए इधर H जो हाइड्रोजन है वो कार्बन के पास आया, बंध दूरी कम करी, लेकिन दूसरे ने बढ़ा दी। और तो एक एक्सट्रीम ये है, दूसरी एक्सट्रीम में इसका उल्टा हो गया है इसमें, तो ये आपका असममित तनन कहा जाएगा। सीजरिंग में जैसे कैंची नुमा होता है, आप एक ही तल में आप देख सकते हैं, ये बंकन कंपन है। इस कंपन में दोनों परमाणु एक साथ समीप आते हैं और एक साथ फिर दूर भी चले जाते हैं। जैसे ये तो नॉर्मल CH2 ग्रुप है, इसमें ये दोनों हाइड्रोजन नज़दीक आए हैं, बंध कोण घट गया है। और दूसरे एक्सट्रीम में ये दोनों H हैं एक दूसरे से दूर चले गए हैं, तो बंध कोण घट गया है, बढ़ गया है। तो ये तुम्हारा सीजरिंग कहलाता है, जैसे कैंची नुमा। रॉकिंग में क्या होता है कि इस कंपन में पूरा समूह तल के एक साथ आगे पीछे झूलता है। द एंटायर ग्रुप ऑसिलेट्स इन ए प्लेन। जैसे CH2 ग्रुप में ये देखिए, ये जो दो जो बॉन्ड हैं, इसमें जो CH2 समूह है एक साथ ही H इधर जाता है, फिर ये दूसरा हाइड्रोजन भी इधर जाता है, और उसी साथ दूसरे एक्सट्रीम में भी ये इधर जाएगा और ये इधर चला जाएगा। तो इस तरह से ये रॉकिंग हो गया। पिस्टिंग में ये आउट ऑफ प्लेन वाला है, जिसमें हाइड्रोजन एक ऊपर आएगा, प्लेन से ऊपर आएगा, तो दूसरा नीचे चला जाता है। और इसको हमने पॉजिटिव और नेगेटिव से इंडिकेट कर रखा है। पॉजिटिव यदि प्लेन में ऊपर की तरफ है तो नेगेटिव नीचे की तरफ माना जा सकता है। वेगिंग में क्या होता है कि दोनों जो समूह हैं HH या परमाणु जो हैं वो एक साथ ही तल के नीचे जाएंगे, तो कार्बन को ऊपर उठना होगा ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वही बनी रहे। और यदि दोनों हाइड्रोजन ऊपर की तरफ आते हैं तो कार्बन को नीचे जाना होगा। इस तरह से वेगिंग होती है। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्योंकि कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी है और उसके लिए हुक का नियम सेंट्रल नियम है, और इस नियम के अनुसार ये सरल आवर्त दोलकों के लिए लागू होता है। और इसमें जो रेस्टोरिंग फोर्स होता है, जो प्रत्यानयन बल होता है, ये विस्थापन के समानुपाती होता है और विपरीत दिशा में काम करता है। तो ये इस तरह से जो F है रेस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू -x हो गया, और या फिर कहिए बराबर -kx हो गया। यहाँ पे K फोर्स कांस्टेंट है उस बंध का, और K का मान जितना अधिक होगा वो बंध उतना ही ज़्यादा प्रबल माना जाएगा। तो जहाँ तक इसमें कंपन की आवृत्ति है न्यू 1/2πk/μ का अंडर रूट, इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। K वही है बल नियतांक फोर्स कांस्टेंट, और म्यू सामान्य द्रव्यमान रिड्यूस्ड मास है m1 m2 डिवाइड बाई m1 + m2। ये कंपन की फ्रिक्वेंसी है। सरल आवर्त दोलक की ऊर्जा, तो ये जो एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो इसकी कैलकुलेशन आपको कुछ नहीं करना है इसके लिए, क्योंकि ये जो आपकी क्वांटम मैकेनिक्स है, श्रोडिंगर तरंग समीकरण जब सॉल्व करते हैं तो उससे प्राप्त होती है इसकी वैल्यू कंपन ऊर्जा की। उसको V + ½ h से लिखा गया है। V कंपनांक है और न्यू यहाँ पर कंपन की आवृत्ति है जो हमने ऊपर दिखाई थी, ये दिस वाज न्यू। तो अब इसमें
अगेन वही v बराबर है 1 2 3, 0 भी हो सकती है, 0 होगी तो शून्य बिंदु ऊर्जा होती है। और इसमें जो वर्ण नियम है, इसके सिलेक्शन रूल हैं, वो डेल्टा v बराबर +-1 +-2 +-3 ये हो सकते हैं। अर्थात कंपन अंक में बदलाव 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये एनहार्मोनिक ऑसिलेटर होते हैं। तो यदि v बराबर 0 से 1 है तो इसको हम प्रथम तो ये आपका मूल अवशोषण कहलाता है। 0 से 2 है तो प्रथम ओवरटोन, और 0 से 3 है तो सेकंड ओवरटोन। इस तरह से ओवरटोन भी इसमें पाए जाते हैं। तो जहाँ तक इसको प्रभावित करने वाले में है, एक तो आप समझ सकते हैं न्यू के और म्यू पर डिपेंड कर रहा है। के मतलब बल नियतांक, म्यू समानित द्रव्यमान। तो एक तो परमाणु के द्रव्यमान पर भी निर्भर करेगा और बल सामर्थ्य पर भी निर्भर करेगा। कुल मिला के ये है न्यू का मान। न्यू या न्यू बार तरंग संख्या होती है, न्यू तरंग की आवृत्ति होती है, और इन दोनों का रिलेशन तो ये है ही, न्यू बराबर है c इंटू न्यू बार। न्यू बार यदि ज़्यादा है तो c, न्यू बार में तरंग संख्या ज़्यादा है तो न्यू तरंग इसकी आवृत्ति भी ज़्यादा होगी। c कांस्टेंट है तो c से मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यू बार को तो न्यू मिल जाता है। इसलिए प्राय तरंग संख्या को हम आवृत्ति भी बोल देते हैं, जबकि आवृत्ति तो न्यू है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किन किन चीज़ों पर निर्भर करेगी आवृत्ति। समान परमाणु होने पर बंध क्रम बढ़ने पर न्यू बार का मान भी बढ़ जाएगा, क्योंकि परमाणु वही है, मास वही है, लेकिन यदि सिंगल से डबल, डबल से ट्रिपल होगा तो के का मान बढ़ेगा। के का मान बढ़ने पर न्यू बार भी बढ़ जाएगा। जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो 1200 सेंटीमीटर इनवर्स है आवृत्ति। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो 1650 सेंटीमीटर इनवर्स है, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो 2150 सेंटीमीटर इनवर्स है। द्रव्यमान बढ़ने पर आवृत्ति का मान घट जाता है, क्योंकि म्यू कम हो जाएगा, म्यू बढ़ जाएगा द्रव्यमान बढ़ने पर। तो के अपॉन म्यू आ रहा है उसमें, तो इसलिए कम हो जाती है। इसी तरह से तनन की अपेक्षा बंकन कंपन, मैं अभी बताया था कि बंकन कंपन में कम ऊर्जा की ज़रूरत होती है, तो उसमें आवृत्ति घट जाएगी। जैसे CH तनन में 3000 सेंटीमीटर इनवर्स होता है तो CH बंकन 1340 सेंटीमीटर इनवर्स पर ही प्राप्त हो जाता है। और इसी तरह संकरण के प्रकार में भी sp3 से sp2 जाने पर चेंज हो जाता है। तो अनुनाद रेजोनेंस से भी फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन हो जाता है। आप देख रहे हो कि जब कोई कंजुगेशन नहीं है तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 1650 सेंटीमीटर इनवर्स है, लेकिन जब कंजुगेशन या संयुग्मन हो गया है इसमें आपको 1610 सेंटीमीटर इनवर्स पर ही प्राप्त हो रहा है IR का अवशोषण। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जिनसे IR अवशोषण का मान जो है वो कम हो जाता है, वेव नंबर। इसी प्रकार हाइड्रोजन बंध भी है, जिससे हम जानकारी कर सकते हैं कि ये इंट्रामॉलिक्यूलर है या इंटरमॉलिक्यूलर है। तो वो हम अलग से भी पढ़ेंगे। आज इस लेक्चर में आज इतना ही होगा, और इस यूनिट का लास्ट जो लेसन होगा वो अब इसके बाद होगा।